वेलकम टू एडिक्शन क्लासेस। चलिए, आज हम फिजिक्स का एक टॉपिक और कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे विशिष्ट ऊष्मा के बारे में। मैं ऐसे छोटे छोटे टॉपिक में 5-10 मिनट के वीडियो बना बना के डालूंगा, जिससे कि बोरियत भी ना हो और आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले कि विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है। ठीक है, स्पेसिफिक हीट एक्चुअल में होती क्या है। तो देखिए, स्पेसिफिक हीट के बारे में अगर आपको पता करना है तो क्या कीजिए, देखिए सबसे पहले आपने कोई भी एक ऑब्जेक्ट लिया, जैसे कि मान लीजिए ये एक लोहे का टुकड़ा है। ठीक है, आपने एक लोहा लिया और इस लोहे में आपने क्या किया, 1 ग्राम पीस उसका निकाला। ठीक है, कितना भाग निकाला उसका, 1 ग्राम निकाला। अब इस 1 ग्राम को अगर आपको गर्म करना है, कितना गर्म करना है, मान लीजिए उसका जो भी टेम्परेचर रहा हो। ठीक है, हमें नहीं पता उसका, मान लीजिए कि यहाँ 20 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर है, तो जो भी टेम्परेचर उसका नॉर्मल टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर से हम क्या करेंगे, उस टेम्परेचर से सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर और बढ़ाएंगे। यानी कि ये 20 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए उसका टेम्परेचर है, तो हम 1 डिग्री और बढ़ाकर 21 डिग्री कर देंगे। ठीक है, तो 21 डिग्री करने में उसको जितनी भी ऊष्मा देनी पड़ी, 20 से 21 यानी 1 डिग्री बढ़ाने में उसको जितनी भी ऊष्मा देनी पड़ी, ठीक है, वह उसकी क्या कहलाएगी, विशिष्ट ऊष्मा कहलाएगी। ठीक है, तो 1 ग्राम हमने कितना लिया था, यहाँ पर सिर्फ 1 ग्राम लिया था कि 1 ग्राम द्रव्यमान को का तापमान अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी भी आपको ऊष्मा देनी पड़ेगी, वह ऊष्मा क्या कहलाएगी, वह ऊष्मा कहलाएगी आपकी विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गई आपकी विशिष्ट ऊष्मा। आई होप अच्छे से समझ में आ गया हो। अब हम देखते हैं ऊष्मीय प्रसार क्या होता है। ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है। तो देखिए, एक्सपेंशन का मतलब होता है कोई भी चीज का बड़ा होना, कोई भी चीज का विस्तार होना। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है वो एक्सपेंशन हुआ हुआ है। जैसे कि ये जो है इतना बड़ा था, अब ये बड़ा होकर इतना हो गया। तो एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, एक्सपेंशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज का विस्तार होना। विस्तार किन किन चीजों में होगा, तो विस्तार जो है वो लंबाई में हो सकता है, चौड़ाई में हो सकता है, ऊंचाई में हो सकता है, किसी भी चीज में जो है विस्तार हो सकता है। ठीक है, तो हम वही देखेंगे कि अगर लंबाई, सिर्फ लंबाई ही लंबाई में अगर विस्तार होता है, ठीक है, लंबाई या सिर्फ एक किसी चीज में विस्तार होता है, जैसे कि या तो सिर्फ लंबाई ही लंबाई बढ़े, या फिर चौड़ाई चौड़ाई बढ़े, या फिर ऊंचाई ऊंचाई, एक ही चीज बढ़े, ऐसा नहीं तीनों एक साथ बढ़े। ठीक है, या तो लंबाई बढ़े या चौड़ाई बढ़े या ऊंचाई बढ़े। तो जैसे कि देखिए, अगर सिर्फ लंबाई लंबाई बढ़ी, या फिर सिर्फ चौड़ाई चौड़ाई बढ़ी, या सिर्फ ऊंचाई ऊंचाई बढ़ी, तो एक्चुअल में क्या बढ़ा, सिर्फ एक रेखा बढ़ रही है ना। यहाँ पर आप देखो कि सिर्फ एक रेखा बढ़ रही है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, रेखीय प्रसार कहेंगे। और इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। ठीक है, फिर अगर मान लो कोई दो चीज बढ़ने लगे, दो चीज बढ़ने लगे मतलब क्या है, दो चीज यानी कि लंबाई और चौड़ाई दोनों बढ़ने लगे। ठीक है, तो लंबाई भी बढ़ेगी और चौड़ाई भी अगर बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई अगर दोनों बढ़ जाएंगी तो क्या बढ़ेगा, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। तो इसलिए हम कहते हैं इसको क्षेत्रीय प्रसार। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम बीटा से। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका क्षेत्रीय प्रसार। अब उसके बाद हम बात करें कि अगर तीनों चीजें एक साथ बढ़ जाएं, लंबाई भी बढ़ जाए, चौड़ाई भी बढ़ जाए और ऊंचाई भी बढ़ जाए, ये तीनों ही बढ़ जाए, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही बढ़ जाए, तो इस चीज को क्या कहेंगे हम, इस चीज को हम कहेंगे आयतन। क्यों, क्योंकि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इन तीनों का गुणा करोगे तो क्या बनता है, आयतन बनता है। तो इसको क्या कहोगे आप, आयतन प्रसार गुणांक। और इसको किससे दर्शाते हैं, इसको लैम्डा से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये देखा कि भैया क्षेत्रीय प्रसार गुणांक क्या होता है, उसके रेखीय प्रसार गुणांक क्या होता है, आयतन प्रसार गुणांक क्या होता है। ठीक है, अब देखो, अगर मैं बात करूं यहाँ पर, अगर मैं बात करूं यहाँ पर रेखीय प्रसार की, तो रेखीय प्रसार में हमने सिर्फ एक यूनिट ली थी, सिर्फ लंबाई ली थी, या फिर चौड़ाई ले लो या ऊंचाई लो, लेकिन लेना सिर्फ एक ही यूनिट है, एक से ज्यादा यूनिट नहीं लेना है। ठीक है, वहीं पर अगर बात करूं मैं क्षेत्रीय प्रसार की, तो क्षेत्रीय प्रसार में 2 यूनिट लेना है, लंबाई और चौड़ाई दोनों ही लेना है, तो 2 यूनिट आपको लेना है। लेकिन वहीं पर आयतन प्रसार में आपको 3 यूनिट लेना है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 3 यूनिट आपको लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, तो अगर मैं तीनों का रेशो बनाऊं तो लंबाई यानी कि वहीं पर अल्फा में क्या है, सिर्फ एक यूनिट है, बीटा में क्या है, 2 यूनिट है, और लैम्डा में क्या है, 3 यूनिट है। तो यहाँ पर तुम ये कह सकते हो कि यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर जो है वो, अगर इनका मैं रेशो देखूं तो रेशो क्या है, अल्फा अनुपात बीटा अनुपात लैम्डा बराबर क्या है, यहाँ पर 1:2:3 है।
ठीक है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर तुम रेशो बता सकते हो, ठीक है। जैसे कि ये लोहे की पटरी वाला एक एग्जांपल दिया जाता है कि भैया लोहे की पटरी के बीच में जो गैप होता है वो गैप क्यों छोड़ा जाता है, ताकि गर्मी के दिनों में क्या होगा, लोहे की पटरियों में आयतन प्रसार होगा, और आयतन प्रसार के कारण से क्या होगा, आयतन प्रसार के कारण से लोहे की पटरी एक दूसरे में मुड़ ना जाए, ठीक है। अगर गैप नहीं हुआ तो क्या होंगी, वो प्रसार तो होना ही है, और प्रसार होगा तो वो एक दूसरे पर प्रेशर क्रिएट करेंगी, और प्रेशर क्रिएट करेंगी तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि पटरियां मुड़ जाएंगी, ठीक है। तो इसके कारण से इनके बीच गैप दिया जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो जल में असामान्य प्रसार होता है उसका क्या फंडा है, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है ये क्या है, जल में असामान्य प्रसार। तो जल का जो असामान्य प्रसार है वो एक्चुअल में क्या फंडा है, तो देखिए जल का एक विशेष गुणधर्म होता है। जल का विशेष गुणधर्म क्या होता है कि वो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पर फैलने की बजाय सिकुड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये जो है वो ये क्या, ये गोला बड़ा है, ये गोला इससे छोटा है, ये छोटा है, ये छोटा है, ये छोटा है। तो यहाँ पर 0 से 4 डिग्री की 0 से 4 डिग्री पर अगर तुम जाओगे तो यहाँ पर ये क्या होगा, सुकड़ेगा, पानी जो है वो सुकड़ेगा, पानी के एक कण जो सुकड़ रहा है। फिर उसके बाद अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर जैसे आगे बढ़ते जाओगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अब ये फैलना चालू हो रहा है, ठीक है। ये 5 डिग्री, ये 6 डिग्री, ये 7, ये 8, अब ये फैलता जाएगा ऐसे ही, अब आगे कितना भी बढ़ाते जाओगे फैलता जाएगा। तो अगर आप देखो सबसे छोटा गोला कहाँ मिला है, 4 डिग्री पर मिला है, सबसे छोटा जो गोला मिला है वो 4 डिग्री। और अगर आप कहो डेंसिटी किस में ज्यादा है, तो डेंसिटी यहीं पर है, क्यों, क्योंकि जितना सुकड़ेगा उतना ठोस होगा, और उतना ठोस होगा तो उसकी डेंसिटी जो है वो उतनी ही ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर समझ में आया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं भैया कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का जो घनत्व होता है वो सबसे ज्यादा होता है, क्यों, क्योंकि आप खुद ही देखो कि इससे पहले और ना ही इससे बाद, यानी ना तो यहाँ पर और ना तो यहाँ पर इतना कभी नहीं सुकड़ेगा वो, ठीक है। तो इसके बाद भी और इसके पहले भी जो है कहीं पर भी पानी इतना नहीं सुकड़ेगा, पानी का कण इतना नहीं सुकड़ेगा, इसलिए हम कहते हैं 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। अब जरा यहाँ पर देखते हैं ये क्या कह रहा है कि ये यहाँ पर ये होता है कि आप देखते होंगे कि झील जो है, झील की जब ऊपरी सतह जम जाती है, झील की जब ऊपरी सतह जम जाती है तो भी उसके अंदर मछलियां जिंदा रहती हैं, क्यों रहती हैं, क्योंकि जो बर्फ होती है, ये जो बर्फ होती है, ये बर्फ क्या करती है, कुचालक की तरह व्यवहार करती है, ना तो बाहर से ऊष्मा अंदर जाने देती है, ना तो अंदर की ऊष्मा बाहर जाने देती है। तो जब बर्फ जम जाती है तो अंदर का बाहर देखो, ये नीचे का पानी तो जब जमेगा ना जब ऊपर से पानी ठंडा हो, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर तो ऊपर से कम है ना, तो ये ऊपर का टेम्परेचर जब अंदर आएगा जब तो पानी जमेगा ना। अब ऊपर का टेम्परेचर अंदर आ ही नहीं पा रहा है तो ये अंदर के पानी को जमा ही नहीं पाएगा, और इसके कारण से ये नीचे जो भी ये बर्फ के नीचे जितने भी जीव जंतु है वो जिंदा रहेंगे, ठीक है। तो यही रीजन है कि अगर झीलों के ऊपर बर्फ जम जाती है तो भी उनके नीचे जीव जंतु जिंदा रह पाते हैं, क्यों, क्योंकि उनका टेम्परेचर जो है वो बाहर के टेम्परेचर से अलग होता है, यानी वहां जल का टेम्परेचर इतना नहीं गिर पाता जिसके कारण से बर्फ जम जाए, ठीक है। चलिए तो ये तो आपके समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं ऊष्मा के, कि ऊष्मा का जो चलना होता है, ठीक है, ऊष्मा का जो संचलन होता है, ऊष्मा का संचलन जो है वो किन चीजों पर निर्भर करता है, चालन, संवहन और विकिरण, ठीक है। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, इन 3 चीजों पर निर्भर करता है, और यही 3 चीजें हम देखेंगे कि चालन क्या होता है, संवहन क्या होता है और विकिरण क्या होता है, ठीक है। तो चालन, संवहन और विकिरण इनको हम देखेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो टॉपिक है, ये तीनों टॉपिक मैं एक नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर अप करूंगा यहाँ पर, क्योंकि ये फिर एक नया टॉपिक हो जाएगा इस कारण से, ठीक है। तो फिर एक नया, क्योंकि मैं चाहता हूँ 5-10-10 या 5-5 मिनट के वीडियो मैं आपको बना कर दूं, जिससे कि ये इंटरेस्टिंग भी रहे और बोरियत भी ना हो, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक आपके 3-4 टॉपिक कंप्लीट होगा यहाँ पर। कौन कौन से हो गए कि विशिष्ट ऊष्मा क्या है आपने देखा, ठीक है। फिर आपने क्या देखा, ऊष्मीय प्रसार देखा कि ऊष्मीय प्रसार में आपने 3 प्रकार के प्रसार देखे,
प्रसार देखा, क्षेत्रीय प्रसार देखा और उसके बाद आयतन प्रसार देखा। ठीक है, फिर उसके बाद आपने देखा जल का असामान्य प्रसार कि 4 डिग्री सेल्सियस पर ही जो है जल का तापमान सबसे, वो जल की डेंसिटी या जल का घनत्व सबसे ज्यादा क्यों होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने देखा कि झील जमने के बाद भी उसके अंदर जो है वो जीव जंतु जिंदा क्यों रह पाते हैं। झील के नीचे का पानी यानी बर्फ जमी रहेगी, झील जमी रहेगी और उसके नीचे जो है पानी द्रव अवस्था में रहता है, तो ऐसा क्यों होता है वो आपने समझा। ठीक है, अब ये वाला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे अगर आपको, तो ये लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, जिससे कि मोटिवेशन मिलता है, और लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।